क्या कभी किसी ट्रेडर को स्क्रीन के सामने बैठकर ऐसा लगा है कि जैसे कोई बिल्कुल उनका ही वेट कर रहा था? हाँ, ये तो सबके साथ होता है। राइट। जैसे ही पूरी एनालिसिस करके कोई स्टॉक खरीदो, मार्केट ठीक वहीं से गिरने लगता है और फिर जब लॉस देखकर पैनिक में आकर ट्रेड क्लोज कर दो। तो वो स्टॉक अचानक से यू टर्न ले लेता है और रॉकेट बन जाता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसा लगता है ना कि सिस्टम में कोई डायरेक्टली हमारे अगेंस्ट खेल रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। सही बात है, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, हमें लगता है कि ये बैड लक है या मार्केट की कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर रियलिटी में ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। यानी ये कोई बैड लक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली एक वेल डिजाइंड ट्रैप है जिसे बड़े प्लेयर्स सेट करते हैं हमारी साइकोलॉजी को यूज करके। और इस डीप डाइव का मेन मिशन यही है कि इस ट्रैप को समझा जाए। और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को यहाँ डिकोड कर रहे हैं वो एक बहुत ही ब्रिलियंट बुक है, द वाइकॉफ मेथोडोलॉजी इन डेप्थ, जिसे रूबन विलाहेर्मोसा चावेज ने लिखा है। ये बुक ना फाइनेंशियल मार्केट्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। पर ये थ्योरी काफी पुरानी है ना। 1931 के आसपास की। हाँ, ये रिचर्ड वाइकॉफ की ओरिजिनल थ्योरी पर बेस्ड है। वाइकॉफ ने वॉल स्ट्रीट में 40 साल बिताए थे और उन्होंने एक क्लियर पैटर्न नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि मार्केट में जो मूवमेंट्स होते हैं वो रैंडम या हवा में नहीं होते। हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। एक लंबा गेम प्लान होता है जो मार्केट के बड़े खिलाड़ी मतलब बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं। तो आज हम इन चार्ट्स और इंडिकेटर्स को थोड़ा साइड में रखकर उनके पीछे की रियल मैकेनिक्स को समझेंगे। लेकिन इस बुक में टेक्निकल टर्म्स बहुत है। काफी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं। हाँ, हाँ, तो हमारा गोल है इस पूरी थ्योरी को एकदम बेसिक डेली कॉन्वर्सेशन के स्टाइल में ब्रेक डाउन करना, ताकि एक बिगिनर को भी समझ आए कि स्क्रीन के पीछे आखिर चल क्या रहा है। ये सही अप्रोच है। तो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी की शुरुआत होती है ग्राउंड रूल्स से। जैसे क्रिकेट खेलने से पहले बाउंड्री जानना जरूरी है, वैसे ही मार्केट के 3 बेसिक लॉ समझना जरूरी है। द 3 फंडामेंटल लॉज, राइट? तो पहला लॉ सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी डिमांड और सप्लाई का नियम। हाँ, हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा। पर आई एम श्योर वाइकॉफ ने इसको इस बेसिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तक लिमिट नहीं रखा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। एक मिथ है जो हम डेली न्यूज में भी सुनते हैं कि आज मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि बायर्स ज्यादा थे और सेलर्स कम थे। ओ हाँ, ये तो हर जगह बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली और मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है। वेट, क्या इम्पॉसिबल कैसे? सोचो, हर खरीदने वाले के लिए एक बेचने वाला तो चाहिए ही ना। अगर कोई 1000 शेयर्स बाय कर रहा है तो किसी ना किसी ने तो वो बेचे होंगे। ओ अच्छा, तो नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स या उनकी क्वांटिटी तो हमेशा इक्वल होती है। एग्जैक्टली। अगर ट्रांजैक्शन इक्वल है तो फिर प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्यों जाता है फिर? इसका रीजन क्वांटिटी नहीं बल्कि अग्रेसिवनेस है। मार्केट में 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं पैसिव ऑर्डर्स, जो लोग लिमिट लगाकर वेट करते हैं। जैसे जब मैं सोचती हूँ कि प्राइस 100 रुपए पर आएगा तभी खरीदूंगी। सही कहा। वो लिमिट ऑर्डर्स एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ होते हैं अग्रेसिव ट्रेडर्स, जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस जिन्हें अभी और इसी वक्त बाय करना है। वो मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। मतलब जो भी दाम चल रहा हो मुझे अभी दे दो। हाँ, तो जब ये अग्रेसिव बायर्स आते हैं वो पैसिव सेलर्स की दीवार को स्वीप करते हुए यानी क्लियर करते हुए प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं। आई सी। तो ये अग्रेसिव वॉल्यूम ही लिक्विडिटी है जो प्राइस अट्रैक्ट करती है। पर एक बात बताइए, ये अग्रेसिव बाइंग अचानक से तो आती नहीं होगी? नहीं, और यहीं से हमारा दूसरा नियम आता है, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम का नियम। ये लॉ बेसिकली क्या कहता है? ये कहता है कि मार्केट में कोई भी बड़ा मूव, जिसे हम इफेक्ट कहते हैं, वो हवा से नहीं बनता। उसके पीछे एक लंबा कॉज यानी एक बेस बनाया जाता है। अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझे तो? मतलब मार्केट जितना ज्यादा टाइम एक छोटी सी रेंज में बिताएगा, अप डाउन करके एक ही बॉक्स में फंसा रहेगा, उसके बाद आने वाला ट्रेंड उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, तो एक छोटी रेंज का कंसोलिडेशन एक छोटा ट्रेंड देगा, पर महीनों तक अगर रेंज हो तो ब्रेकआउट मैसिव होगा। पर लोग इस बोरिंग फेज में फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर बोर हो जाए। इंस्टीट्यूशंस एक दिन में लाखों शेयर्स नहीं खरीद सकते, वरना प्राइस आसमान छू लेगा। राइट, उन्हें डिस्काउंट चाहिए। हाँ, तो वो धीरे धीरे महीनों तक खरीदते हैं। ये उनकी इन्वेंट्री जमा करने का कॉज है। मेक सेंस।
अब आते हैं तीसरे लॉ पर, द लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट, यानी मेहनत और नतीजा। यहाँ एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है, और रिजल्ट का मतलब है प्राइस का मूवमेंट। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो प्राइस को भी तेजी से मूव करना चाहिए, है ना, दोनों सिंक में होने चाहिए। बिल्कुल, पर मजा तब होता है जब इन दोनों में डाइवर्जेंस आता है, मतलब जब सिंक टूट जाता है। अगर हाई वॉल्यूम के बाद भी प्राइस मूव नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ है। इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक रियल लाइफ एनोलॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। सोचिए हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया है, इंजन पूरी जोर से आवाज कर रहा है, ये हमारा हाई एफर्ट या हाई वॉल्यूम हो गया। राइट। पर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, स्पीड वहीं की वहीं है। इसका साफ मतलब है कि या तो गाड़ी के आगे कोई बड़ी दीवार है या किसी ने पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। ये हैंड ब्रेक वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। मार्केट में इस हैंड ब्रेक का मतलब है कि ऑपोजिट साइड बहुत स्ट्रांग है। यानी कोई बड़ा प्लेयर चुपचाप वहां पर सारी डिमांड को एब्जॉर्ब कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर हाई वॉल्यूम बाय ऑर्डर्स हैं पर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो स्मार्ट मनी वहां बैठकर सब कुछ सेल कर रही है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये एब्जॉर्बिंग वाली बात बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस का मेन गेम है। पर ये लोग ये गेम खेलते कैसे हैं? ये पूरा प्राइस साइकिल क्या है? मैक्रो लेवल पर मार्केट स्ट्रिक्टली 4 फेजेस में घूमता है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। 4 फेजेस वो कौन से हैं? पहला है अक्यूमुलेशन, यानी सस्ते दाम पर माल जमा करना। फिर मार्कअप, जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऊपर के दाम पर बेचना। और चौथा मार्कडाउन या डाउन ट्रेंड। तो अगर मैं एक्यूमुलेशन को समझूं, ये वो टाइम है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता है और पैनिक में रिटेल ट्रेडर्स अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं। हाँ, रिटेल ट्रेडर्स, जिन्हें वाइकॉफ वीक हैंड्स बोलते हैं। और बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे उन्हें खरीद रहे होते हैं बिना किसी का ध्यान अट्रैक्ट किए। उनका सिंपल रूल है, बाय ऑन बैड न्यूज। जब पैनिक पीक पर होता है तभी उन्हें बहुत सारे बेचने वाले मिलते हैं। उन्हें ऐसी लिक्विडिटी चाहिए होती है। पर वेट, अगर ये इतना ऑब्वियस है तो रिटेल ट्रेडर्स डर कर बेच क्यों रहे होते हैं जब मार्केट घूमने वाला होता है? उन्हें पता क्यों नहीं लगता कि ये ट्रैप है? यही तो साइकोलॉजी का खेल है। बड़े प्लेयर्स मीडिया और नैरेटिव्स का यूज करते हैं पैनिक को बनाए रखने के लिए। जैसे न्यूज आती है कि इकोनॉमी क्रैश होने वाली है या इस सेक्टर का कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल वही। रिटेल ट्रेडर्स डर कर बेच देता है, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स तब तक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं करते जब तक वो कंफर्म ना कर लें कि सेलिंग प्रेशर पूरी तरह खत्म हो चुका है। जिसे बुक में द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहा गया है। जब रास्ता साफ हो जाए तभी प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका बिल्कुल उल्टा होता होगा। एकदम उल्टा। ऊपर के दाम पर आकर अपना माल वीक हैंड्स को चिपकाना। पर यहाँ फियर की जगह ग्रीड यानी लालच का यूज होता है। हर जगह गुड न्यूज होती है, कंपनी का रेवेन्यू डबल होगा, और रिटेल ट्रेडर्स फोमो में आकर बाय करते हैं। सही पकड़ा आपने। यही वो परफेक्ट मोमेंट है जहां स्मार्ट मनी अपना बैग खाली करके आराम से निकल जाती है। मतलब जब हमें लगता है पार्टी शुरू हुई है, स्मार्ट मनी पिछले दरवाजे से निकल रही होती है। पर ये चार्ट्स पर इतना स्मूथ तो नहीं दिखता होगा ना? नहीं, ये एक्चुअली काफी मेसी होता है। इसलिए वाइकॉफ ने इस पूरे ट्रैप और प्रोसेस को फेज ए से लेकर फेज ई तक बांटा है। उनकी एक प्रॉपर एनाटॉमी है। चलिए इस एनाटॉमी को ब्रेक डाउन करते हैं। फेज ए में क्या होता है? फेज ए का बस एक काम है, पुराने ट्रेंड को रोकना। अगर मार्केट गिर रहा है तो एक सेलिंग क्लाइमैक्स आता है, एक ऐसी अचानक बड़ी गिरावट जहां स्मार्ट मनी एंटर करके सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर लेती है। और तब प्राइस अचानक से बाउंस करता है, जिसे ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। यहाँ समझ आता है कि फ्री फॉल अब रुक गया है और मार्केट रेंज में जाएगा। राइट। फिर स्टार्ट होता है फेज बी। ये सबसे लंबा, सबसे बोरिंग टाइम होता है। हमने पहले जो कॉज बिल्ड करने की बात की थी ना, वो फेज बी में ही होता है। जिसमें प्राइस बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच पिंग पोंग की तरह घूमता रहता है। हाँ, और ये इसलिए लंबा खा जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर बोर हो जाए, पेशेंस लूज कर दे और किसी और स्टॉक में एक्शन ढूंढने निकल जाए, ताकि वीक हैंड्स मार्केट से बाहर निकल जाए। पर आई थिंक सबसे खतरनाक ट्विस्ट तब आता है जब हम फेज सी में आते हैं, द शेकआउट। ओह यस, बुक कहता है ये पूरी मेथोडोलॉजी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। इसे स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है। ये धोखा एग्जैक्टली कैसे काम करता है? देखो, जीरो सम गेम है। स्मार्ट मनी ने महीनों तक फेज बी में इन्वेंट्री जमा की, पर उन्हें अपना फाइनल बड़ा ऑर्डर और सस्ते में लगाना है।
वो अचानक से प्राइस को सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे गिरा देते हैं। एक ऐसी लाइन जिसे सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये टूटा तो मार्केट खत्म। बिल्कुल। और इस फेक ब्रेकडाउन से दो चीजें होती हैं। पहला, अग्रेसिव ब्रेकआउट ट्रेडर्स सपोर्ट टूटते ही शॉर्ट सेल करने लगते हैं। और दूसरा, जो रिटेल ट्रेडर्स पहले से बाय करके बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस वहीं सपोर्ट के ठीक नीचे होता है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब क्या है? उनका बाय ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर बन जाता है। मार्केट में अचानक हजारों सेल ऑर्डर्स आते हैं, पैनिक डबल हो जाता है। और ठीक उस लोएस्ट पॉइंट पर स्मार्ट मनी अपना झोला खोलकर बैठी होती है, वो सारी क्वांटिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। उन्हें यही लिक्विडिटी चाहिए थी, है ना? एग्जैक्टली। जैसे ही उनकी क्वांटिटी पूरी होती है, वो प्राइस को तेजी से वापस उस रेंज के अंदर खींच लेते हैं। इसे ही स्प्रिंग कहते हैं। वाओ! और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हो, यानी टॉप पर, तो इसे अप थ्रस्ट कहते हैं ना, ऊपर का फेक ब्रेकआउट। सही कहा, ये सेम लॉजिक दोनों तरफ काम करता है। ये तो क्रिकेट में फास्ट बॉलर की स्लोअर बॉल जैसा है। वाह। बैट्समैन सोचता है 150 की बाउंसर आएगी, जल्दी शॉट खेल देता है और क्लीन बोल्ड। यहाँ सपोर्ट तोड़कर स्टॉप लॉस हिट करवाना बेसिकली रॉकेट लॉन्च का फ्यूल इकट्ठा करना है। बहुत सही एनालॉजी है। और जब इस शेक के बाद सारी वीक हैंड्स बाहर हो जाती हैं, तब आराम से फेज डी स्टार्ट होता है, जहां प्राइस वापस रेंज में ऊपर जाता है। और आखिर में फेज ई में एक क्लियर ब्रेकआउट मिलता है और नया ट्रेंड शुरू होता है। थ्योरी तो बहुत परफेक्ट लग रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वही मैं कहने वाली थी। रियल चार्ट्स पर जब लाल कैंडल्स बन रही होती हैं, तो ये टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर्स इतने साफ कहाँ दिखते हैं। रियल लाइफ में हम इसको ट्रेड कैसे करें? यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वाइकॉफ खुद कहते थे कि मार्केट को फ्लेक्सिबल नजरिए से देखो, हर चार्ट यूनिक होगा। तो एक ट्रेडर को रियलिस्टिकली क्या करना चाहिए? गोल्डन रूल ये है कि कभी भी फेज ए या फेज बी के बीच में ट्रेड मत लो। वहां मार्केट रेंज बाउंड है, दोनों तरफ फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे और लॉस होगा। यानी वेट करना है द शेक का फेज सी में। हाँ, और सबसे सेफ एंट्री तब मिलती है जब प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाए, फेज डी में। पर एक डाउट है, अगर सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस नीचे जा रहा है, तो हमें कैसे पता कि ये शेक आउट है या सच में 2008 या 2020 जैसा कोई रियल क्रैश है? ये बहुत फैंटास्टिक पॉइंट है। इसको पहचानने का तरीका है वॉल्यूम और इमीडिएट रिएक्शन। अगर सपोर्ट टूटने के बाद वॉल्यूम बहुत हाई है, पर कैंडल क्लोज होने के बाद प्राइस तेजी से वापस नहीं आता, बल्कि वही नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, हाँ, तो अलर्ट हो जाइए। ये शेकआउट नहीं है, ये रियल क्रैश हो सकता है। सेलर सच में कंट्रोल में है वहां। फेक शेकआउट की पहचान ही है कि प्राइस वहां नीचे ज्यादा देर टिकेगा नहीं। गॉट इट। वो आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और तुरंत रेंज में वापस आ जाएगा। और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इतना जरूरी है ना, क्योंकि ये प्रेडिक्शन गलत भी तो हो सकती है। बिल्कुल। बुक स्पेसिफिकली रिस्क रूल्स पे फोकस करती है। गोल्डन रूल है पोजीशन साइजिंग। अपने अकाउंट साइज के हिसाब से फिक्स्ड रिस्क लेना चाहिए, यूजुअली 1%। 1%? यानी अगर अकाउंट में $5,000 है, तो रिस्क सिर्फ $50 होना चाहिए। सही हिसाब लगाया। चाहे आपको ट्रेड कितनी भी श्योर शॉट क्यों ना लग रही हो, $50 से ज्यादा रिस्क नहीं। और इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कंबाइन करना होता है। यानी अगर $50 रिस्क कर रहे हैं, तो प्रॉफिट टारगेट कम से कम $100 या $150 होना चाहिए। 1.2 या 1.3 का रेशियो। हाँ, अगर मार्केट ऐसी जगह है जहां टारगेट छोटा है और रिस्क बड़ा, तो ऐसी ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स को अगेंस्ट मत होने दो। और इस पूरे शेकआउट स्ट्रक्चर में स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? जब आप स्प्रिंग के बाद एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस उस स्प्रिंग के लोएस्ट पॉइंट के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। इसे बुक में आइस लेवल कहा गया है। आइस लेवल मतलब वो पॉइंट जिससे दोबारा टूटना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अगर मार्केट वापस आकर उस आइस लेवल को तोड़ देता है, तो आपका लॉजिक गलत था। वहां रियल सेलर्स एग्रेसिवली बेच रहे हैं। छोटा लॉस बुक करो और निकल जाओ। तो अगर मैं इस पूरे डीप डाइव को समराइज करूं, तो वाइकॉफ मेथोडोलॉजी बस रैंडम लाइंस या इंडिकेटर्स ड्रॉ करना नहीं है। ये समझना है कि बायर्स और सेलर्स की इस फाइट में कंट्रोल आखिर किसके पास है। सही बात है। सप्लाई और डिमांड को समझना, कॉज ऑफ इफेक्ट से बेस पहचानना और एफर्ट रिजल्ट का डाइवर्जेंस देख के पता लगाना कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्चुअली क्या पका रहे हैं। हम उन्हें हरा तो नहीं सकते, पर उनके फुटप्रिंट्स को ट्रैक करके हम उनकी डायरेक्शन में ट्रेड जरूर ले सकते हैं, ताकि हम उन वीक हैंड्स का हिस्सा ना बने जो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर पैनिक नहीं करता, वो स्मार्ट मनी के साथ एंट्री लेने के लिए रेडी रहता है। तो अगली बार जब भी एक ट्रेडर मार्केट में पोजीशन ले और अचानक स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर
ट्रेड से बाहर होते ही मार्केट यू टर्न ले ले तो गुस्सा होने से पहले थोड़ा जूम आउट करना बिल्कुल। और खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली किसी बड़े प्लेयर के मास्टर प्लान की जरूरी लिक्विडिटी तो नहीं बन गया? थिंक अबाउट इट। सही में सोचने वाली बात है ये। चार्ट्स पर रैंडम कुछ नहीं होता। अगली बार एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग डीप डाइव के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए रिस्क मैनेज करें और थोड़ा स्मार्ट सोचिए।